भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की पेमेंट का अहम हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उपलब्धि पर खास पोस्ट शेयर करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व की बात बताया। अब सवाल है कि भारत यूपीआई को दुनिया के और कितने देशों तक पहुंचा पाता है और क्या डिजिटल पेमेंट में भारत अपनी बढ़त आगे भी कायम रख पाएगा। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने इंपोर्टेड चीनी को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब आयात की गई चीनी को तय समय के अंदर बाजार में बेचने का नियम बनाया गया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि देश में चीनी की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादा बारिश और कीट हमले से उत्पादन प्रभावित हुआ है। सवाल यह है कि अगर देश में पर्याप्त स्टॉक है तो आम आदमी को चीनी इतनी महंगी क्यों मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे का आरोप है कि सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि इससे आरक्षण व्यवस्था कमजोर हो रही है। अब सवाल है कि क्या सरकार इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए खाली पड़े सरकारी पदों और भर्ती का पूरा आंकड़ा जनता के सामने रखेगी। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। शुरुआत में दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों में करीब 35 रुपए किलो प्याज पहुंचाने की योजना है। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी सप्लाई बढ़ाई जाएगी। सवाल यह है कि सरकार की इस पहल से बाजार में महंगा प्याज वास्तव में कितनी जल्दी सस्ता होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। करीब 7 साल बाद उनका भारत दौरा होगा और उनके साथ बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आने की संभावना है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले से बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से सीमा विवाद पर कोई ठोस बातचीत आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है। यात्रा के दौरान आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब देखना होगा कि इस योजना का लाभ प्रदेश की कितनी महिलाओं तक वास्तव में पहुंचता है। भारत सरकार की विदेश और आर्थिक कूटनीति को लेकर एक साथ कई बड़े मोर्चों पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन में सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जापान में निवेश और व्यापार बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा और अमेरिका में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं। सवाल है कि इन दौरों से भारत को कितना रणनीतिक और आर्थिक फायदा मिलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा कि अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सत्ता और संपत्ति सभी बेकार है। गडकरी के इस बयान को कैबिनेट में संभावित बदलाव की चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ सामान्य बयान है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद किए जाने की बात सामने आई है। वहीं पुलवामा में भी यरवान जंगल में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बीच सवाल है कि क्या सुरक्षा एजेंसियां घाटी में किसी बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की तैयारी में हैं। गेहूं कारोबारियों और किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने लंबे समय बाद गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। इसके बाद भारत से गेहूं दूसरे देशों में भेजने का रास्ता साफ हो गया है और आटा तथा मैदा के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को बेहतर बाजार मिल सकता है, लेकिन सवाल यह है कि निर्यात बढ़ने से घरेलू बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों ने 27 अगस्त को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार 18% डीए की किस्त और बकाया राशि जारी नहीं कर रही है। कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी दफ्तरों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। अब सवाल है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर तुरंत फैसला करेगी या जनता को सरकारी सेवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने राहुल गांधी को धर्म से जुड़े बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी और कहा कि ऐसे बयानों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने मनुस्मृति को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ।
अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक नेताओं को धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से पहले ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? राजस्थान में स्कूलों की हालत को लेकर उठे विवाद के बाद भजनलाल सरकार ने स्कूलों की मरम्मत के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठनों की ओर से स्कूलों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सरकार का यह कदम स्कूलों की स्थिति सुधारने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद क्या राजस्थान के सरकारी स्कूलों की जमीनी हालत वास्तव में बदलेगी? रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। डारडो की ओर से विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है। लक्ष्य रक्षा उपकरणों के मामले में विदेशी निर्भरता कम करना है। अब सवाल है कि इस फैसले के बाद भारतीय कंपनियां कितनी तेजी से उत्पादन शुरू करेंगी और देश को इसका सीधा फायदा कब तक मिलेगा। बिहार में गीले कचरे से बायोगैस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जाने की योजना है। इसके लिए तेल कंपनियों को 25 साल के लिए जमीन देने की बात सामने आई है। सरकार का दावा है कि इससे कचरे का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में होगा और प्रदूषण भी कम किया जा सकेगा। सवाल है कि इन प्लांटों का काम जमीन पर कब शुरू होगा और स्थानीय लोगों को इसका कितना फायदा मिलेगा। हरियाणा के स्कूलों में प्रवेश को लेकर शिक्षा मंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच विवाद बढ़ गया है। एक तरफ कुछ नेताओं का कहना है कि सरपंच की मंजूरी के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध किया है। मामला अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। सवाल यह है कि स्कूल जैसी जगह पर प्रशासनिक नियम लागू होंगे या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुमति को भी जरूरी बनाया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। छात्र 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जबकि प्रदर्शन के दौरान पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। अब सवाल ये है कि छात्रों की मांगों पर बातचीत से समाधान क्यों नहीं निकला और आखिर स्थिति इतनी तनावपूर्ण कैसे हो गई। महाराष्ट्र के पहाड़ हादसे में पिता, मां और बेटे की मौत के मामले में नया खुलासा सामने आया है। परिवार की ओर से कहा गया है कि यह घटना आईफोन को लेकर नहीं हुई थी और इस संबंध में चल रही बातें सिर्फ अफवाह हैं। परिवार का कहना है कि बेटा चाहता था कि उसके माता पिता साथ रहें। अब सवाल है कि इस दर्दनाक घटना की असली वजह क्या थी और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी आखिर इतनी तेजी से कैसे फैल गई। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम में सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई, जबकि कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही। उत्तर प्रदेश में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। सवाल है कि हर साल बारिश में जलभराव होने के बावजूद शहरों का ड्रेनेज सिस्टम आखिर क्यों नहीं सुधर रहा। राखी से पहले चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई कारोबारियों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। करीब एक महीने पहले 45 रुपये किलो बिकने वाली चीनी अब 70 से 72 रुपये किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है। इसका सीधा असर मिठाई और त्योहारों के बजट पर पड़ सकता है। सरकार महंगाई रोकने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन सवाल है कि त्योहारों से पहले आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ कब कम होगा। महाराष्ट्र के आदिवासी छात्र सरकारी हॉस्टलों की उम्र सीमा और नियमों के विरोध में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों ने हॉस्टलों की खराब स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब सवाल है कि जब छात्र 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान कब निकलेगा। गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से 3 और कथित फर्जी लोन ऐप्स हटा दिए हैं। इन ऐप्स पर लोगों की निजी जानकारी लेने, भारी ब्याज वसूलने और लोन चुकाने के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए गए थे। बताया गया है कि इस महीने कई ऐसे ऐप्स पर कार्रवाई हो चुकी है। सवाल यह है कि जब ये ऐप लोगों की निजी जानकारी और पैसों से खिलवाड़ कर रहे थे तो इन्हें प्ले स्टोर तक पहुंच की अनुमति आखिर कैसे मिली। रक्षाबंधन को देखते हुए दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाई गई है। 27 और 28 अगस्त को 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाने की योजना है और यात्रियों को करीब हर 8 मिनट में ट्रेन मिलने की बात कही गई है। त्योहार के दौरान दिल्ली एनसीआर में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अब सवाल है कि क्या अतिरिक्त ट्रेनों के बावजूद स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार की योजना के तहत 2 अक्टूबर से परिवारों को हर महीने 1,500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। सरकार इसे परिवारों को आर्थिक राहत देने वाली योजना बता रही है, लेकिन सवाल है कि इस योजना पर हर साल कितना सरकारी खर्च आएगा और राज्य की आर्थिक स्थिति इसे लंबे समय तक कैसे संभालेगी। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक H-1B वीजा के लिए $1 लाख से ज्यादा फीस का प्रस्ताव सामने आया है। इसी बीच अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भी गिरावट बताई गई है। अगर वीजा इतना महंगा होता है तो भारतीय छात्रों और टेक प्रोफेशनल्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। सवाल है कि क्या अमेरिका की यह नीति उसकी अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल ड्रेस कोड से जुड़े एक मामले में मुस्लिम छात्रा की हेडस्कार्फ पहनने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि शिक्षण संस्थान द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है। फैसले के बाद स्कूलों में धार्मिक पहनावे और यूनिफॉर्म को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है। सवाल ये है कि स्कूलों में समान ड्रेस कोड और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने धतूरे की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने अमेज़न, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट से जुड़े संबंधित फूड लाइसेंस निलंबित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि धतूरा जहरीला होता है और इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे खतरनाक उत्पादों की बिक्री की निगरानी पहले क्यों नहीं की गई और जिम्मेदारी किसकी तय होगी। मुंबई में मराठी भाषा सीखने के नियम को लेकर ऑटो चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ऑटो चालकों का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर भाषा परीक्षा और नए नियम उनके लिए मुश्किल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 3 महीने का समय दिया है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल ये है कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए हजारों ऑटो चालकों पर अचानक भाषा संबंधी दबाव डालना सही तरीका है। देश में होने वाली जनगणना को लेकर सरकार ने नियमों और प्रश्नावली के प्रारूप में कुछ बदलाव किए हैं। गैर आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कुछ पुराने अलग अलग कॉलम हटाने की बात सामने आई है और संबंधित लोगों को दूसरी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। जनगणना देश की नीतियों और योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार करती है। इसलिए सवाल है कि इन बदलावों से भविष्य में सरकारी योजनाओं और सामाजिक आंकड़ों पर कितना असर पड़ेगा। नीट उप छात्रों ने जांच कमेटी में बदलाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों की मांग पर अदालत ने कहा है कि कमेटी उसकी सीधी निगरानी में काम करेगी और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। छात्रों की पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग लगातार सामने आती रही है। अब सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से छात्रों का भरोसा पूरी तरह बहाल हो पाएगा। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों से पहले खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर नया निर्देश दिया है। अब प्रदर्शनकारियों, संगठनों और उनकी फंडिंग समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से जुटाने की बात कही गई है। पुलिस का कहना है कि इससे जंतर मंतर जैसी घटनाओं से निपटने में मदद मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा के नाम पर जानकारी जुटाने और प्रदर्शनकारियों की निजता के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।